अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर गुज़िश्ता 3 दिन की सख्त तलखी और कशीदगी के बाद आज कम से कम कौमी असम्बली के अंदर मुफाहमाना माहौल देखने में आया, मगर ऐवान के बाहर तहरीक इंसाफ अब भी सख्त गुस्से का इजहार कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर की खुलकर हिमायत की जा रही है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आज और कल सख्त तकारीर की गई। साथ ही पीटीआई की क़यादत को रिहा करने का मुतालबा करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। मगर आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने ऐवान के मामलात खुश असलूबी से चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी बनाने की तहरीक मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गिरफ्तार किए गए पीटीआई के 10 अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के कल जो ज़बानी अहकाम जारी किए थे वो आज तहरीरी तौर पर भी जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, कल स्पीकर ने पार्लियामेंट के इहाते से अरकान की गिरफ्तारी पर एक्शन लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सार्जेंट एट आर्म्स मोहम्मद अशफाक अशरफ समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों को 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया है, जबकि डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स राजा फरत अब्बास को अगले अहकामात तक सार्जेंट एट आर्म्स की जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। साथ ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा है कि पार्लियामेंट हाउस में तैनात सीडीए के 5 एहलकार खुद से पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद करने में मुलविस पाए गए हैं। इस हवाले से इंक्वायरी जारी है, इसलिए मुतल्लिका एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल करके पार्लियामेंट से उनका तबादला कर दिया जाए। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी है, जो ये जायज़ा लेगी कि 9 सितंबर को पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाज़त से पार्लियामेंट में दाखिल हुए और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त क्यों दी। साथ ही सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यह बात स्पीकर कौमी असम्बली के नोटिस में लाई गई कि 9 और 10 सितंबर की रात को मुबैना तौर पर कौमी असम्बली के रूल्स की संगीन खिलाफवर्जी करते हुए कुछ अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने के लिए पार्लियामेंट की हदूद को पामाल किया गया, जिस पर स्पीकर ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। खत के मुताबिक इस मामले की संगीनी को देखते हुए हिदायत की जाती है कि इस वाक़े के हक़ाइक़ को जांचने के लिए तहकीकात की जाए और स्पीकर को 7 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए, और अगर गफलत पाई जाए तो इस ऑफिस को इतला देकर जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी पर आज भी कौमी असम्बली में बहस हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की गिरफ्तारी के बाद वो कल रिहा हो गए थे और आज कौमी असम्बली आए तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि लगता यह है कि हुकूमत सिर्फ एक जलसे की मार है, जलसा तो बहाना था, हमारे अरकान निशाना थे। जब तक मुकम्मल इंक्वायरी नहीं होती तहरीक इंसाफ के 9-10 अरकान के अलावा कोई असम्बली के इजलास में शरीक नहीं होगा। आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें, इसके तह तक जाएं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक सचू की मार है, लगता है ये हुकूमत फ़कत एक जलसी की मार है। दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दफ़ा आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे ख़त्म हो जाता है? ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये हर हाल में खान के साथ हो। मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, इसको आप कमजोरी न समझना। हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, सियासी कुव्वतें मजबूत हों, तो गैर सियासी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। हमारे 10 सेमिने जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद है, आप एक रूलिंग कल दे चुके थे, उनको आपने प्रोड्यूस कराना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। जब तक 10 सितंबर के वक़ुआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे। बाकी कोई एमएनए हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा, नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 एमएनए। ये कारोबारी सियासत, कारोबारी जमा खर्च नहीं है कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा, ये 1 भी नहीं रहेगा। इसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज किसी को बंद करना है तो फिर कल मैं और आप भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर को तजवीज़ दी कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो ऐवान को फाल कर सके। सियासत अपनी जगह, अपने वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। जिस काम के लिए आप मुंतखब हुए हैं, हमें अपना जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। अगर हुकूमत का सिर्फ काम ये होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे तो आग का भी काम नहीं होगा। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है।
खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब मैंने पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम मैदान में लड़े, यहाँ आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते। ऐसा कमेटी बनाए जो हाई पावर कमेटी, जो हमें तजवीज दे, जो आपको तजवीज दे, जो नेशनल असेंबली को तजवीज दे कि इस हाउस को हम कैसे फाल कर सकते। कानून बनाना हमारा काम है, रूल्स बनाना हमारा काम है, माहौल बनाना भी हमारा काम है। मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कमेटी बनाएं जिसमें तमाम जमातों का नुमाइंदगी हो, और वो जमात भी जो हुकूमत वक्त शायद पसंद नहीं करती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नकाब पोश अफराद और पुलिस का अंदर आना ऐवान के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी है, लेकिन एक शख्स वफाक और आइन को चैलेंज करके चला गया, इसकी भी तो कोई मजम्मत करे। अगर आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। असद कैफ साहब ने इशू नहीं किए और आपको भी नहीं करने चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो तकारीर हुई उस दिन यहाँ जलसे में, और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइन क्रॉस हुई, तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई। आपके जिम्मे है कि कोई रास्ता निकालें, ऐवान को फंक्शनल किया जा सके। जो कल रात वाकया हुआ है उसकी कोई भी जो है तारीफ नहीं करता। वाकई यहाँ पे नकाब पोश लोगों का आना, पुलिस का अंदर आना, ये हमारी एक कलेक्टिव जो है हमें वायलेट किया गया है, कलेक्टिवली वायलेट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक शख्स जो है वो आके गाली दे के, लिटरली गाली दे के, फेडरेशन को चैलेंज करके, आइन को चैलेंज करके वो चला जाता है। कोई उसको भी तो कंडेम करे। आज कौमी असम्बली के अंदर पीटीआई और हुकूमत का निस्बतन मुफाहिमाना रवैया नजर आ रहा था। उस वक्त ऐवान के बाहर और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हालात मुख्तलिफ थे। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, हजरत कैसर और जरताज गुल ने आज पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ले ली, जिसके बाद उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामेंट से होने वाली गिरफ्तारियों पर अगर स्पीकर अयाज सादिक को FIR कटवानी है तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के DGs के खिलाफ कटवाएं। जबकि साबिक स्पीकर असद कैसर ने अयाज सादिक के इकदाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस फाशिस्ट हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट में मैं बात करूंगा आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों में, उन्होंने 8 सितंबर को मुख्तलिफ रस्ते रोके और खुद उन्होंने ये यकीनी बनाया कि जलसा 7 बजे से बाद में खत्म हो। आपके खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स नकाबपोश उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया। स्पीकर साहब, FIRs आपने करनी है तो इंटेलिजेंस इदारे जिनमें ISI, MI, IB, FIU, स्पेशल ब्रांच, आपने उनके इंस्पेक्टर या हवलदार के खिलाफ नहीं करना। स्पीकर अयाज सादिक साहब, आपने FIR करने तो इन इंटेलिजेंस इदारों के डायरेक्टर जनरल्स के खिलाफ आप करें। ये हमारी डिमांड है और हम लोग अपने वजीर आला KP अली अमीन खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम किए बहुत थोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। हमने खुद देखना है कि जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि आप FIR किसके खिलाफ काटते हैं और कितना जुर्रत दिखाते हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, कल के बाद आज भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI के अरकान की फ़ौज की सियासत में किरदार से मुताल्लिक सख्त और जारहाना तकारीर जारी रहीं। जबकि कल के इजलास में कसरत राय से इस हवाले से करारदाद मंजूर कर ली गई थी, जिसके मुताबिक ये ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। लेकिन पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फ़ौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत उनके अपने हल्फ से इनहिराफ है, जो कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के ज़मरे में आता है। ये असम्बली मुत्तफ़िक़ा तौर पर पुरज़ोर मुतालबा करती है कि इन अफसरान के खिलाफ फ़ौजी कवानीन के मुताबिक नोटिस लेकर उनका कोर्ट मार्शल किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दामात से बाज रखा जाए। तहरीक इंसाफ भी गुज़िश्ता 2 सालों की बात कर रही है कि उस 2 सालों में ये सब कुछ हो रहा है। आम बात यह भी है कि 8 सितंबर के जलसे में एस्टैब्लिशमेंट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 9 सितंबर की शाम को अचानक गायब हो गए थे। रात भर वो गायब रहे। खुद PTI से भी उनका रब्ता नहीं हो रहा था, मगर फिर कल सुबह वो पेशावर पहुँच गए, जिस पर वो खुद और PTI की क़यादत का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला सरकारी हुक्काम जिसमें एजेंसीज भी शामिल थी उनसे मीटिंग में मसरूफ़ थे। मगर तब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंज़र-ए-आम पर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज उन्होंने पेशावर में बार की तकरीब से खिताब किया है, अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, कहा है कि 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। सबके लिए
एक जैसा कानून और एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। आइन हमें इजाज़त देता है कि हम अपने हुकूक का दिफा करें। अगर मैं ये बात करूँ तो फिर कहा जाता है कि मैं लोगों को उकसा रहा हूँ, जबर, प्रेशर और कुर्सी के लिए मुझसे मेरा मजहब का बताया हुआ रास्ता छीनना चाहते हैं। अब एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तरफ से, अरकान असेंबली की तरफ से, जबकि आज कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो अरकान हैं उनकी तरफ से ज़रा माहौल में बेहतरी नज़र आई थी। कहाँ सूरत हाल जा रही है, सब पर बात करेंगे। ख्वाजा साहब वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर सैफ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अल-यमीन गंडापुर आखिर कहाँ थे, मुलाकात तवील थी तो क्या उनकी मर्ज़ी से हुई, सब पर बात करेंगे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है बहुत कुछ हुआ है गुज़िश्ता 3 दिनों में, आपने आज भी तकरीर की, आपने कहा जो पार्लियामान में हुआ तकद्दुस की पामाली हुई वो काबिल मजम्मत है, मगर उस बात की भी मजम्मत करें जैसी तकारीर की गई थी जब आपने इशारा किया अल-यमीन गंडापुर की तकरीर की तरफ। मगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, वो और ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तो आज भी तकारीर हुई, कल भी तकारीर हुई इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर, साथ ही एक बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर हुई, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए आर्टिकल 6 का मुतालबा किया गया। अब स्पीकर कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ कह रही है करनी है तो आप इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ करिए, हवालदार और दीगर लोगों के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? जो हुआ उन्होंने कराया, मतलब आपकी हुकूमत मुकम्मल बैकफुट पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कतई तौर पे बैकफुट में नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरा जो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एक जो अंदाज़ा है या एक मेरा जो मैं डिडक्शन जो है कर सकता हूँ मौजूदा जो पीटीआई के हालात हैं उनके मुताबिक जो है ये सारी लीडरशिप जो है बशमूल जो नेशनल असेंबली में लीडरशिप है या केपी की लीडरशिप खुसूसन, उनको मैं जो है ज़्यादा इससे जो मैं आर्गूमेंट देने लगा हूँ उसका जो टारगेट जो है वो ज़्यादा है। ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, ये चाहते हैं कि इमरान खान की जगह जो है कोई गंडापुर जो है वो खुद लेना चाहते हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं। और जो उन्होंने तकरीर की है मैं समझता हूँ कि अंदर जो इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं उनका ख्याल है कि गंडापुर के ताल्लुकात जो हैं, राब्ते जो हैं एस्टेब्लिशमेंट से हैं और ये बवक्त ज़रूरत मेरे काम आएंगे। तो हर शख्स जो है एक दूसरे को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट हैं, अपने इनफरादी जो मफादात हैं उनकी जो है ये रखवाली कर रहे हैं, उनकी निगहबानी कर रहे हैं। ये अपनी पार्टी के या एक कलेक्टिव इज्तिमाई जो एक सियासी जमात का मफाद होता है उसकी ये बिल्कुल कथी तौर पे नहीं करते। अच्छा, मगर जो बातें गंडापुर साहब ने की, आपने कहा कि ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का बाहर आने का रास्ता ये रोकना चाहते हैं, मगर इससे तो उनके खुद के अंदर जाने का रास्ता खुल सकता है। अल-यमीन गंडापुर के जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है उसके बावजूद उन्होंने की, फिर खबरें आई कि उन्हें जो बुलाया गया था वो सुबह तक रखा गया, फिर वो मुश्किल से वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे, उनसे किसी का रब्ता नहीं हो रहा था। नहीं, देखें वो 7-8 घंटे जो है खुद उन्होंने कहा है कि मैं उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास था, मेरी उनके साथ बातचीत हो रही। जी, तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जो आप गए तो मुज़ाकरात के लिए गए, वहाँ पे एजेंसियों के लोग भी मौजूद थे, ये बात कही। इमरान खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैंने दरवाजे बंद कर दिए, मगर ये बात कही गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि राब्ते हुए थे और वो वापस आए हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ वहाँ रखा, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे अल-यमीन गंडापुर साहब। नहीं, इसका कोई गवाह कोई नहीं है, इसका कोई गवाह नहीं है। ये सिर्फ गंडापुर साहब की अपनी स्टेटमेंट है, इसका कोई गवाह नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि 4 दीवारी के अंदर जो है गंडापुर साहब बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो तो लखनवी जो है, उर्दू जो है वो इतनी शुस्ता नहीं होती जितनी उनकी ज़बान शुस्ता होती है। वो बाहर आके जो जब स्टेज पे खड़े होते हैं वो बिल्कुल मौला जट बन जाते हैं। तो ये 2 चीजें जो हैं ये वो अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है उसकी फर्दरेंस कर रहे हैं। ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये 2 नंबरी हो रही है, सब आपस में एक दूसरे के साथ 2 नंबरी हो रही है। लेकिन वो जो अंदर बैठा हुआ है इमरान खान, वो समझता है कि जिन लोगों के खुफिया राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वही मेरे लिए जरिया निजात बन सकते हैं। ये सारा चक्कर ये है। ये बाकी इन लोगों की जो आप जबान जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं। यानी ख्वाजा साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है जिसे इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर ओन कर रहे हैं, वो भी उनकी मर्जी से की है, मगर फिर उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट से जाके मुलाकात की है वो भी इमरान खान साहब की मर्जी से की है। 100%।
ये सारा कुछ जो है इमरान खान जितनी देर हुक्मरान रहा है, जो वो बाहर से कहता था और जो वो अंदर करता था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इमरान खान जो है, जो आज एस्टेब्लिशमेंट के गिरबान पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा है पिछले 1.5-2 साल से, कभी घी शक्कर हो जाता है, कभी जो है उसके मुंह से आग बरसती है। ये सारे का सारा एक स्ट्रेटजी के तौर पे हो रहा है, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं है, कोई बेसाख्ता नहीं हो रहा। ये आपको ये समझने की जरूरत है, अवाम को भी समझने की जरूरत है। आज जो हाउस में हुआ वो एक अलग बात है, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने एक चीज जो है वो सामने लाए, उसके बाद जो है बाकी पार्टियों ने भी जो है वो सपोर्ट किया दबे लफ्जों से, जो है वो पीटीआई ने भी उसको सपोर्ट किया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बिल्कुल क्रेडिबिलिटी जो है जीरो है इनकी। ये अंदर जाते हैं, कोई और बात करते हैं, उसके पास बाहर आते हैं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप देखें, जो हम पंजाबी में कहते हैं लीर हुई है इनकी पार्टी जो है पख्तूनख्वा के अंदर। मगर ख्वाजा साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, देखिए ना, अब एक तरफ गंडापुर साहब अपनी तकरीर के जरिए हीट बढ़ाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हीट बढ़ाती है, गिरफ्तारियां हुई, सारे के सारे मामलात हुए, खबर आई कि इन्हें भी रोक लिया गया था, अब तहरीक इंसाफ एक अलग बात कर रही है। बट उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि बैकफुट पर चली गई है पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर करती है, कल तकारीर हुई, आज तकारीर होती है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं, इमरान खान और सख्त मौक़िफ़ लेते हैं। तो किसी एक को तो बैकफुट पर जाना पड़ेगा, उसमें से भी तहरीक इंसाफ नहीं जा रही। मेरा ख्याल है ये अल्टीमेटली ये सिचुएशन जो है प्रेसिपिटेट होगी, डेफिनेटली प्रेसिपिटेट, एंड इट वोंट टेक लॉन्ग। ये जो है ये आखिरी जो कहते हैं ना कि एक आखिरी एक हल्ला जो है वो बोल रहे हैं। डेफिनेटली वो अंदर से जो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो डेफिनेटली इस वक्त जब्त में है, क्यों क्या करना है उन्होंने। हम लोगों को जो है ये इस वक्त जो है उनके जो शराइत के ऊपर या उनकी विकेट के ऊपर खेलने से गुरेज करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ये बड़ा शॉर्ट जो है एक बीच में दौरानिया है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको सामने नताइज जो है आने शुरू हो जाएंगे। वो इस वक्त डेस्परेट सिचुएशन में है। जो बंदा डेस्परेट हुआ हो, आप उसके जो है मुंह लगने की जरूरत नहीं है। यानी आप भी ये समझते हैं कि परसों तक जो गुफ्तगू हो रही थी वो गंडापुर साहब की तकरीर पर हो रही थी, खुद तहरीक इंसाफ उसका दिफा नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जब ये कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं जिनका फायदा पता नहीं क्या है, क्योंकि आज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, गौर अहमद खान साहब बाहर आ गए, बाकी सब भी बाहर आ जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं ना होता तो बेहतर था, इसका उल्टा नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि ये जो चीज जो है कल असेंबली में कल परसों हुई है, ये अवॉइडेबल थी। दे वर ऑन द बैक फुट, दे वर डिफेंसिव, कि जो उन्होंने वहां पे किया हुआ था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बाकायदा ऑर्केस्ट्रेटेड था। ये नहीं था को बेसाख्ता हुआ था, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स आए थे, जो भी ऑर्केस्ट्रेटेड हुआ था उसके जो इफेक्ट्स आए थे उसकी वजह से वो सोच में पड़े हुए थे। लेकिन जो कल हुआ, जो मैं समझता हूँ लाजमी तौर पे जो कल हुआ है वो भी एक रिएक्शन था टू व्हाट हैपेंड इन तरनौल। संजानी जो हुआ उसका एक रिएक्शन था, एक नेचुरल रिएक्शन जो है उसका रिएक्शन था। लेकिन इसको अगर अवॉइड करते तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पे ज्यादा जो है वो उसका बेनिफिट होना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ है, मैं समझता हूं कि अगर इसको गुरेज इससे किया जाता असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर उन्होंने आना ही आना था, असेंबली के बाहर से गिरफ्तार हो जाते, असेंबली के अंदर जाके गिरफ्तार करने की जो है मैं समझता हूं कि उससे एक जो कंडेमनेशन है जलसे की, वो थोड़ी सी म्यूट हुई है। साहब, और मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा साहब, ज़ाहिर साल की हिस्ट्री जो आप लोगों की है, आप लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट किया, उन्हें बैकफुट पे भी लेके गए, फिर उन्हें मुज़ाकरात भी करने पड़े। आप लोग जो के जिला वतन कर दिए गए थे आपके पार्टी लीडर, वो वापस आए, वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, आज भी आपकी हुकूमत। तो ये होता रहा है। तो अगर पीटीआई की ये असेसमेंट है कि अगर माजी में ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर जाती है, जब उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करो तो उसका असर होता है, वो ऑन द टेबल खुद आती है। और इमरान खान साहब ये सोचकर अगर हीट बढ़ा रहे हैं, खुद अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, अगर माजी में आप लोगों के लिए हुआ है तो उनके लिए क्यों नहीं होगा ये?
ये आपका एक अच्छा सवाल है, मैं बिल्कुल, लेकिन देखें हमारे वक्त जो कुछ हुआ था, मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। हमारे वक्त जो कुछ हुआ था वो हमने वी टुक ऑन द आर्मी चीफ, चाहे वो अपना बाजवा साहब तो नहीं थे, बाजवा साहब को तो नवाजा गया, नवाज शरीफ ने नवाजा, लेकिन उससे पहले जनरल मुशर्रफ के साथ जो कन्फ्रंटेशन हमारी हुई, उससे पहले जो 93 में जो कन्फ्रंटेशन हुई, वो एक जो है ना आर्मी चीफ के साथ जो है इख्तिलाफात जो थे उनका साइड इफेक्ट था, या वो जो है ओवर स्पिल कर गए। लेकिन यहाँ पे जो 9 मई है वो एक पूरी इंस्टीट्यूशन को टेक ऑन किया गया है। आप देखें कि इन लोगों ने, मैंने कल भी तकरीर में भी कहा था कि कर्नल शेर खान का मुजस्समा मिसमार किया गया, उसकी तौहीन की गई, उस शहीद की तौहीन की गई। अब परसों तरसों जो है 6 सितंबर को असद कैसर साहब और गंडापुर साहब जो है दोनों वहां पे जाके फातिहा कह रहे थे। तो ये जो मुनाफकत है ये तो बिल्कुल सामने आती है। लेकिन हमने हमारे कन्फ्रंटेशन विद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेसिकली इट वाज टारगेटेड, और व्हाटएवर हैपेंड वाज बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ। उसमें जो है दोनों ताकतें जो है या दोनों ग्रुप्स जो हैं वो कलेक्टिवली टकराए नहीं थे। यहाँ से ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक जो है हर चीज जो है वो उस टकराव में है। और ये 9 मई का जो है ना उसके बाद जो है ये चीजें जो है ना मेरा अपना ख्याल है कि एक ऐसे पॉइंट पे पहुंची हैं कि जो आप कह रहे हैं कि ये उनकी उम्मीद हो सकती है कि हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, जिस तरह माजी में भी हालात बेहतर होते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुलह सफाई करती रही है, अप्रोच करती रही है, इसी तरह को हमारा भी किस तरह का सिलसिला हो जाएगा। लेकिन अगर उनको ये उम्मीदें थी, जब मैं आपको अब कोट कर रहा हूं, अगर उम्मीदें थी तो ये जलसे वाली जबान ना इस्तेमाल करते। जलसे वाली जबान जो है वो डिफरेंट इस्तेमाल करते, वो ज्यादा जो है पॉलिटिकल जो है उसकी टोन होती, उसका टेनर जो है वो पॉलिटिकल होता। इस तरह की जबान ना वो इस्तेमाल करते। मगर ये जबान डेस्परेशन की जबान है, मगर ये जबान मायूसी की जबान है, ये धमकियों वाली जबान जो है ये नहीं चलती। ये मैं इसमें जो है ना कोई थोड़ी सी घी शक्कर मिलाना पड़ता है। फिर इस तरह की जबान जिसमें तलखी है, नमक की पूरी बोरी डाल दी है, मिर्चों की पूरी बोरी डाल दी है अपनी जबान में। वैसा मगर फिर ये हुआ ना कि 22 अगस्त का जलसा जब सुबह 7 बजे जेल खोली जाती है, सवाती साहब को भेजा जाता है, इमरान साहब को इस्टेब्लिशमेंट पैगाम भेजती है, वो कह रहे हैं कि तो उन्होंने जो 8 सितंबर की तारीख दी वो इस्टेब्लिशमेंट ने दी, वो इमरान खान साहब कह रहे हैं उनके कहने पर हमने जलसा मंसूख किया। उन्हें गुस्सा इस बात का था कि कमिटमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने की, उनके कहने पर ये सारा काम किया, फिर इस्टेब्लिशमेंट अपनी कमिटमेंट से फिर गई तो वो गुस्से में थे, उस गुस्से का इजहार किया गया, तो मिस कमिटमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई। नहीं देखें, ये अभी भी जो है बात जो है ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने उनको भेजा या इन्होंने खुद वॉलंटियर किया। ये क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस राब्ते में हैं, कल भी राब्ते में थे, परसों भी राब्ते में थे। ये गंडापुर साहब जो हैं, मैं गार्डेड तरीके से ये कहूँगा कि ये डबल गेम खेल रहे हैं। ये डबल गेम खेल रहे हैं, अपना इक़्तिदार, उनकी आधी पार्टी ये कह रही है, खैबर पख्तूनख्वा में उनके अपने लोग जो ये डबल गेम खेल रहे हैं। इनका कोई कहीं और चेहरा होता है कि किसी और जगह। अब मियाँ शहबाज शरीफ के पास जब आए हैं तो ये तो पूरी शुगर मिल बने हुए थे। हमने कभी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इतनी मीठी गुफ्तगू नहीं की जितनी इन्होंने की है। हम तो परेशान थे, कभी उनकी शक्ल देखते थे, कभी अपनी शक्ल देखते थे, ये क्या हो रहा है। तो ये डबल गेम खेल रहे हैं गंडापुर साहब। ये बहुत बड़ा हाथ हो रहा है बानी पीटीआई के साथ और पीटीआई के साथ भी। मगर हाथ कैसे हो रहा है? आप सबसे पहले आप थे जिन्होंने अक्टूबर के लिए खतरे का इजहार किया कि जुडिशरी में तब्दीली आएगी तो इनकी ये प्लान है और ये सारा का सारा मामला। तो इमरान खान खुल के कह रहे हैं कि हल्के खुलने हैं, ये वाला मामला है, ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने हैं, हुकूमत घर चले जाना है। तो आप लोग इस वक्त सेफ कैसे हैं? 1-2 महीने तो रह गए। नहीं देखें, जो मैंने कहा था वो जो पीटीआई, मैंने आज भी तकरीर में कहा है, मैंने कल भी तकरीर में कहा था कि पीटीआई वाले उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे या लगाई हुई हैं, अभी भी लगाई हुई हैं उन्होंने, कि अक्टूबर में जब सुप्रीम कोर्ट की नई लीडरशिप आएगी
तो हल्के भी खुलेंगे और जो पेंडिंग इस वक्त लिटिगेशन है वो भी उनके हक में होगी, ये वो बयानात देते रहे हैं। मैंने जब भी ये बात की थी आज से महीना डेढ़ महीना पहले, मैंने उस चीज को रेफरेंस दिया था कि इन्होंने नई जो क़यादत है सुप्रीम कोर्ट से उससे आस लगा ली है और इसलिए कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हमारी जो है हुकूमत आ जाएगी, इस साल के आखिर तक जो है हम बरसर इख्तिदार होंगे। इनकी सारी लीडरशिप कहती रही है, मैंने उसको रेफर किया था, असेंबली के फ्लोर पे ये कहते रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं, मैंने उनको कोट करते हुए ये बात की थी। एक बात। दूसरी बात शाहजेब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपने अभी क्या एक मतलब ये कि फिर आप लोगों की हुकूमत तो फिर मजबूत कैसे है? अक्टूबर तो आ रहा है ना, तो फिर आपको वो खतरा तो अपनी जगह पर मौजूद रहता है और वो खतरा जाहिर तरीके से आपको उम्मीद देता है। मेरा ख्याल है कि हर दिन जो गुजर रहा है उससे खतरात जो है वो कम हो रहे हैं। जिस दिन मैंने ये बात की थी शायद उस वक्त ज्यादा खतरा था, आज कम है। आने वाले कम में परसों तरसों जो है ये खतरात आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला जो है, और उसमें हमारी मदद जो है पीटीआई जो है वो भरपूर कर रही है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस दिन सारे हालात वाक़यात हो रहे थे, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया आपका भी रब्ता नहीं हो रहा है। फिर सुबह तक बहुत ज़्यादा कशमकश रही। अब सामने आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, आज बाढ़ से भी उन्होंने खिताब किया है, अपनी पार्टी के इजलास से खिताब की भी, काबीना से भी उनकी इतलात आई थी, मगर अभी तक सवाल उठ रहा है कि उस दिन हुआ क्या, क्योंकि आपका भी रब्ता नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली क्या हुआ? वो अपनी मर्जी से थे, जहां पर भी थे, जितनी देर के लिए भी थे? जी बिल्कुल, उस रात को फिर लेट आवर्स में उनसे राब्ता हो गया था और उन्होंने बताया कि वो चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के एक इदारे के साथ मुलाकात कर रहे थे और वहाँ पर कुछ डिस्कशन थी जो तवील हो गई, जिसमें सूबे के सिक्योरिटी हालात पर भी बात होती रही, जनरल पॉलिटिकल हालात पे भी बात हुई, तो उस वजह से वो देर हो गई और तशवीश हमें पैदा हुई। और उसकी एक वजह ये थी कि वहाँ पर चूंकि जैमर्स वगैरह लगे होते हैं तो इस वजह से सिग्नल्स ना कॉल आ रही थी और ना जा रही थी, जिसकी वजह से सिचुएशन पैदा हुई। लेकिन बार सूरत बाद में जब वो निकले वहाँ से तो और फोन ऑन हुए तो उनसे बात हो गई थी, तो खैर खैरियत से थे और कोई ऐसा संजीदा मसला कोई नहीं था। मतलब और इस्टेब्लिशमेंट से अगर मुलाकात तवील हो गई तो क्या तल्ख भी हो गई? देखिए, तल्ख तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब भी कोई मीटिंग होती है सियासी पार्टियों में और इस्टेब्लिशमेंट के किसी इदारे में, तो यकीनन बाज़ बातें जो हैं वो अच्छी होती हैं, बाज़ शायद वो उनको पसंद नहीं आती या पॉलिटिकल पार्टीज को उन पर एतराज़ात होते हैं। तो इस तरह की जनरल डिस्कशन हुई है, कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। जनरल जो हमारे सूबे के हालात हैं और पॉलिटिकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं जिसमें पीटीआई का एक खास किरदार है, उस हवाले से तवील नशिस्त हुई और उसी नशिस्त की तवालत की वजह से और सिग्नल्स की वजह से राब्ता चूंकि नहीं हो रहा था, तो इस वजह से ये तशवीश पार्टी को पैदा हुई, जिसके बाद मीडिया ने भी उसको उठाया और एक तासुर बना के शायद उनको कहीं जबरदस्ती रखा गया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्योंकि मुतज़ाद इतलात ये भी आई, अब पार्टी तो मुकम्मल तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़ी है, मगर ये इतलात भी हैं कि उन्होंने कुछ कंसीड किया अपनी तकरीर के हवाले से कि ज़्यादा हो गया, नहीं होना चाहिए था। क्या ऐसा है या वो अपनी तकरीर के एक लफ्ज़ पर खड़े रहे? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात डिस्कस भी नहीं हुई और हुई भी नहीं है। और उसमें उन्होंने जहां तक तकरीर का ताल्लुक है और जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब के खिताब का ताल्लुक है या पार्टी की जो जनरल पॉलिसी है उसका ताल्लुक है, तो बिल्कुल अली अमीन साहब अपनी तकरीर पर खड़े हैं और अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और पार्टी भी उनके साथ भरपूर अंदाज में खड़ी है उसी मौक़िफ़ पे जिसका इज़हार उन्होंने जलसे से किया। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि ये मीटिंग इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर हुई या अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिश पर हुई? नहीं जी, उनसे राब्ता किया गया था मुलाकात का और फिर वो नेचुरली एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इस तरह के इदारे हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, तो उनके साथ राब्ता जो है वो एक हुकूमती सीनियर एहलकार की जिम्मेदारियों में भी आता है और वो इस वजह से जब राब्ता हुआ तो उन्होंने मुलाकात की। मतलब क्या इस्लामाबाद में आईएसआई के हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई उनकी या आईएसआई के ऑफिशियल से?
वो जब आप मुझे कॉफी पे कोसार मार्केट बुलाएंगे तो मैं आपके कान में बता दूंगा। बहुत टाइम लग जाएगा, मैं कराची शिफ्ट हो गया हूँ। मैं कराची जब मिलूंगा तो बता दूंगा। तो ये बताइएगा मिस्टर साहब कि अब जाहिर इमरान खान साहब ने तो कहा कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद। 4-5 लोग थे, इस्टेब्लिशमेंट से बात करते थे, इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा था कि जलसा मसू किया जाए। तो अब क्या अलीमीन गंडापुर साहब भी नहीं मिलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं रखेंगे? जी देखिए, इमरान खान साहब ने बिल्कुल 6 लोगों को नॉमिनेट किया था जो पॉलिटिकल इश्यूज पर, सियासी उमूर पर और सियासी मसाइल पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए नॉमिनेट हुए थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब तो वजीर आला हैं और एक सूबे की हुकूमत के सरबराह हैं, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब का मतलब उनकी तरफ था कि वो राब्ता नहीं करेंगे। देखें, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात और कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पर राब्ता होता है तो वो तो करना पड़ता है, वो तो मजबूरी है। लेकिन वो सियासी बातचीत जो है वो किसी भी इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका ताल्लुक, वो जो राब्ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब कोई सियासी उमूर पर बात नहीं। मतलब और मगर आप खुद क्या समझते हैं और क्या पार्टी का सेंस है कि ज़ाहिर बात तो डायलॉग से ही हल होती है? अब इमरान खान साहब को गुस्सा है कि 22 अगस्त की मिस कमिटमेंट की इस्टेब्लिशमेंट ने, दरवाजे बंद कर दिए। आप समझते हैं दरवाजे बंद हो या बेहतर है कि ताल्लुकात रहें, बातचीत रहे और दरवाज़ा खुले? मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इन मामलात का ताल्लुक है तो इमरान खान साहब एक अमली तौर पर काफी एक बुर्दबार और एक समझने वाले सियासतदान हैं जो सियासत की नफ्स को समझते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई दुश्मनी पे उतर आए हैं, लेकिन इन हालात में इमरान खान साहब का हुक्म है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन जो है उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ना हमें और ना पॉलिटिकल हालात में जो टेंशन है उसको कम करने में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी जो है या अपना रवैया जो है उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए और जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, ज़ाहिर असेंबली में तकारीर भी, इसके अलावा करारदाद भी, हुकूमत बड़ी खुश है इस बात से कि ये सब चीज़ें हमें बेनिफिट करती हैं क्योंकि एक दरार रहती है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान। हुकूमत के बारे में तो शाहजेब मैंने हमेशा से ये इस बात पे इजहार किया है कि हुकूमत मौजूदा जो ये फॉर्म 47 की डेली हुकूमत जिसको हम कहते हैं, इनका तो मफाद ही सियासी फ़ायदा, सियासी मफाद इसी में है कि इस्टेब्लिशमेंट के इदारों में और PTI में इख्तिलाफात जो है वो बढ़ जाएं, टेंशन हो, तनाव हो, तसादम की कैफियत हो, क्योंकि सियासी तौर पर इनको फ़ायदा हासिल हो रहा है और इनका ये जो झूठी बुनियाद पर, एक बददियानती की बुनियाद पर जो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हैं उसको तवालत मिले, तो ये तो कर रहे हैं। और आप इनके बयानात देखें, जब भी इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड कोई चीज़ होती है, चाहे वो 9 मई का वाक़या हो, चाहे वो बनू में फ़ौज और आवाम के दरमियान जो तनाव की कैफियत पैदा हुई थी, फ़ौजी तनसीबात पर जो हंगामा आराई हुई थी और फायरिंग हुई थी, उन हालात को भी, हर ऐसे मसले को जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो उसको उठाते हैं, उस पर सियासत करते हैं, बयानात देते हैं, तलखी पैदा करते हैं, बावजूद इस हकीकत के कि इस तरह के बयानात जो हैं वो सालमियत पाकिस्तान और सिक्योरिटी के लिए तशवीश का बायस बन सकते हैं। लेकिन वो ये परवाह नहीं करते क्योंकि उन्हें चंद दिन की जो हुकूमत है उसको दवाम देना है, इसलिए वो हमारे यानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव पैदा करने की कोशिश हमेशा करते हैं। वैसे फिर जो आपके लोगों की तकारीर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में या करारदाद है, वो तनाव बढ़ाती है या कम करती है? हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाती है, नुकसान पहुँचाती है? बिल्कुल, ये जो आपकी बात है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, मैं आपकी बात को एंटायरली रद्द भी नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो चाहती यही है कि तनाव बढ़े, और चाहे वो हमारी तरफ से हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, और चाहे उसमें हुकूमत कोई कंट्रीब्यूट करे। लेकिन देखें, तनाव की सूरत हाल पैदा होने की वजह से ही इस तरह की तकरीरें हो रही हैं। अगर हमें हमारा जलसा स्मूथली कंडक्ट करने का मौका मिलता, हमारे रास्ते ना बंद किए जाते, हमारे ऊपर शादी हाल वाले रेगुलेशंस इम्पोज ना किए जाता है कि आपने 7 बजे लाइटें ऑफ करके मेहमानों को रुखसत कर देना है, तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। ये किसने की? ये इंतजामिया ने की। इंतजामिया ने रात से ही 7 सितंबर की रात से इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया था, रास्ते बंद कर दिए थे। तो देखें, जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो फिर जज्बात में अवामी जज्बात भी होते हैं, और अवामी जज्बात को कंट्रोल करना बहुत बड़ा कमाल है। और बाज़ शाहजेब, ये बात एक सियासी उसूल में बयान करूं, मैं अपनी राय का इजहार नहीं कर रहा, ये पॉलिटिकल साइंस का उसूल है कि जब मॉब चार्ज्ड होता है तो बाज़ औक़ात लीडर्स मजबूरी में जज्बाती तकरीरें करते हैं ताकि मॉब की एनर्जी को चैनलाइज और रेगुलेट किया जाए। वरना अगर आप
छोड़ दें तो फिर वो जो हुजूम है, वो जो गुस्सा है, वो इज्तिमाई शक्ल में बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए बाज़ औक़ात ये तकरीरें जज्बाती जो है ये लीडरशिप की कमजोरी और मजबूरी भी बन जाती है। तो इसलिए इसको इतना संजीदा अंदाज में नहीं देखना चाहिए। ये होता रहेगा, अल्लाह करे ये तनाव कम हो तो इस किस्म की तकारीर और इस किस्म की बातों की जरूरत भी नहीं रही। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगस्त में 3 सालों बाद महंगाई सिंगल डिजिट में आने के बाद सबकी नजरें कल स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास पर हैं और तवक्को की जा रही है कि अगस्त में 9.6% महंगाई आने के बाद स्टेट बैंक पॉलिसी रेट कम करेगा और कल के इजलास से पहले शरह सूद में बड़ी कमी का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि अगस्त में महंगाई 9.6% रही, सितंबर में 8% से भी नीचे आने की तवक्को है और इस वक्त शरह सूद 19.5% यानी महंगाई से 10% से भी ज़्यादा है। 29 जुलाई को होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में 12 जुलाई को IMF के साथ $7 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद शरह सूद में मोहतात अंदाज में कमी की गई थी, लेकिन जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदा हुए भी 2 माह से ज़ायद गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पेशगी शराइत पूरी ना होने की वजह से पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी नहीं दी है। हुकूमत को अब भी उम्मीद है कि सितंबर के महीने में IMF पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा, मगर अब तक 18 सितंबर के जारी होने वाले IMF बोर्ड के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। हुकूमती ज़राए सितंबर के आखिरी हफ्ते तक पाकिस्तान के IMF के एजेंडे में शामिल होने की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में नाकामी पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी अक्टूबर तक मौखर होने का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत को इस हफ्ते दोस्त ममालिक और कमर्शियल इदारों से $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करना होगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक बहुत अहम खबर है, वो आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में अब 2 माह से भी कम का वक्त रह गया है। इन इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की जानिब से अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला करेंगी। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात अमरीकी तारीख के सख्त तरीन इंतखाबात करार दिए जा रहे हैं और इसकी वजह इन इंतखाबात में हर गुजरते लम्हे के साथ होने वाली तब्दीलियाँ हैं। पहले मौजूदा अमरीकी सदर बाइडेन डेमोक्रेट्स की जानिब से सदारती उम्मीदवार थे, मगर जून में होने वाले पहले सदारती मुबाहिसे में उनकी बदतरीन कारकर्दगी और ट्रंप के जीत के बढ़ते इम्कानात ने डेमोक्रेट्स को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया और 21 जुलाई को सदर बाइडेन सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए। उनकी दस्तबरदारी के बाद नायब सदर कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से नई सदारती उम्मीदवार नामजद हो गई। कमला हैरिस की नामजदगी से पहले ट्रंप को अपने मुखालिफ बाइडेन पर बढ़तरी हासिल थी और वो अक्सर पोल्स में जीतने के लिए ज़्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे थे और बाइडेन की पॉलिसीज़ और सेहत से मुतालिक उनकी तनकीद भी मुतासिर कुन करार दी जा रही थी। मगर कमला हैरिस की नामजदगी के बाद ट्रंप को बड़ा धचका लगा। कमला हैरिस सदर बाइडेन के मुकाबले में कम उम्र हैं, अपनी पुरजोश तकारीर की वजह से ज़्यादा मकबूल हो रही हैं और उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ ही ट्रंप पर शदीद तनकीद से किया था, जिसके बाद से उनको अक्सर इंतखाबी सर्वेज में ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। कल दोनों उम्मीदवारों के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा हुआ, जिसके बाद कमला हैरिस की अपनी मुखालिफ पर बढ़तरी मजीद बेहतर हो गई है। इस सदारती मुबाहिसे में कमला हैरिस ट्रंप पर ज़्यादातर हावी रहीं और उन्होंने पूरे मुबाहिसे में ट्रंप को ज़्यादा संभलने का मौका नहीं दिया। मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों से तारकीन वतन, अबॉर्शन और मुआशी इस्लाहात समेत गजा और यूक्रेन से मुतालिक सवालात हुए, जिसमें डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस की कारकर्दगी अपने हरीफ रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की निस्बत ज़्यादा बेहतर रही और इस दौरान कमला हैरिस ट्रंप की शख्सियत और पॉलिसीज़ पर हमले करते हुए दिखाई दी, जिसके जवाब में ट्रंप मुश्तिल होते नजर आए। मुबाहिसे के आगाज़ में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप ने सिविल वॉर के बाद हमारी जमहूरियत पर सबसे बड़ा हमला किया था। हमने ट्रंप के गन को साफ किया है। ट्रंप के पास आपके लिए कोई प्लान नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अपने दिफा करने में दिलचस्पी रखते हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, वो एक मार्क्सिस्ट हैं और उनके वालिद भी एक मार्क्सिस्ट हैं। Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. What we have done and what I intend to do is build on what we know are the aspirations and the hopes of the American people. But I'm going to tell you all in this debate tonight, you're going to hear from the same old tired playbook, a bunch of lies, grievances, and name calling. Donald Trump has no plan for you. And when you look at his economic plan, it's all about tax breaks for the richest people. Donald Trump actually has no plan for you because he is more interested in defending himself than he is in looking out for you. That's just a soundbite. They gave her that to say. Look, she's like they have. I don't say her because she has no policy. Everything that she believed 3 years ago and 4 years ago is out the window. She's going to my philosophy now. In fact, I was going to send her a MAGA hat. She's gone to my philosophy. But if she ever got elected, she'd change it. And
it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. कमला हैरिस ने मुबाहिसे के दौरान मजीद कहा कि हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो मसाइल को हल कर सके, जबकि ट्रंप मसाइल से दूर भागते हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप की इंतखाबी रैलियों पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप अपनी रैलियों में अफसानवी किरदारों की बात करते हैं और इसीलिए उनकी रैलियों में लोग बोर होकर जल्दी चले जाते हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस की रैलियों में तो कोई जाता ही नहीं है सिवाय उनके जिन्हें पैसे मिलते हैं। The people of our country actually need a leader who engages in solutions, who actually addresses the problems at hand. But what we have in the former president is someone who would prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And I'll tell you something, he's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. मुबाहिसे में एक मौके पर जब ट्रंप ने तारिकीन वतन पर तनकीद करते हुए कहा कि स्प्रिंगफील्ड में ये तारिकीन वतन पालतू कुत्ते और बिल्लियों को खा रहे हैं, जिसके जवाब में मुबाहिसे के मेज़बान ने उन्हें कहा कि आप गलत कह रहे हैं। What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from television. But the people on television saying their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. कमला हैरिस ने मुबाहिसे में मजीद कहा कि ट्रंप कौमी सलामती और खारजा अमूर में कमज़ोर हैं और सबको पता है कि वो एक डिक्टेटर बनना चाहते हैं। Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators, wants to be a dictator on day one, according to himself. It is well known that he said of Putin that he can do whatever the hell he wants and go into Ukraine. It is well known that he said when Russia went into Ukraine, it was brilliant. It is well known he exchanged love letters with Kim Jong-un, and it is absolutely well known that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear they can manipulate you with flattery and favors. I know Zelensky very well, and I know Putin very well. I have a good relationship, and they respect your president, okay? They respect me. They don't respect Biden. How would you respect him? Why? For what reason? He hasn't even made a phone call in 2 years to Putin, hasn't spoken to anybody. They don't even try and get it. That is a war that's dying to be settled. मुबाहिसे के दौरान जब ट्रंप से कमला हैरिस की शनाख्त पर उनके मुतनाज़ मौक़िफ़ से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। Why do you believe it's appropriate to weigh in on the racial identity of your opponent? I don't, and I don't care. I don't care what she is. I don't care. You make a big deal out of something, I couldn't care less. Whatever she wants to be is okay with me. But those were your words, so I'm asking... I don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. That's up to her. That's up to her. इसी तरह ट्रंप ने एक मौके पर अमेरिकी सदर बाइडेन पर तंज करते हुए कहा कि कहाँ है बाइडेन, हमें पता ही नहीं कि वो सदर हैं भी या नहीं, जिसके जवाब में कमला हैरिस ने उन्हें कहा कि आपको याद दिला दूं, आप बाइडेन के खिलाफ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं।
with World War III, and we have a president that we don't even know if he's. Where is our president? We don't even know if he's a president. And just to clarify they here, threw him out of a campaign like a dog. We don't even know. Is he our president? But we have a president. It's important to remind the former president you're not running against Joe Biden, you're running against me. 2020 के सदारती इंतखाब में ट्रंप से धांधली का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और इससे मुताल्लिक सबूत भी मौजूद हैं, जिसके जवाब में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप को 8 करोड़ से ज़ायद लोगों ने निकाला है, इसमें कोई शक नहीं है। Mr. President, for 3.5 years after you lost the 2020 election, you repeatedly falsely claimed that you won, many times saying you won in a landslide. In the past couple of weeks leading up to this debate, you have said, quote, you lost by a whisker, that you, quote, didn't quite make it, that you came up a little bit short. I said that? Are you now acknowledging that you lost in 2020? No, I don't acknowledge that at all. But I you said did that say sarcastically. That. You know that. It was said, oh, we lost by a whisker. That was said sarcastically. Look, there's so much proof. All you have to do is look at it, and they should have sent it back to the legislatures for approval. I got almost 75 million votes, the most votes any sitting president has ever gotten. I was told if I got 63, which was what I got in 2016, you can't be beaten. Our elections are bad, and a lot of these illegal immigrants coming in, they're trying to get them to vote. They can't even speak English. They don't even know what country they're in practically, and these people are trying to get them to vote, and that's why they're allowing them to come into our country. I did watch President Harris. You heard the president there tonight. He said he didn't say that he lost by a whisker, so he still believes he did not lose the election that was won by President Biden and yourself. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that, and clearly he is having a very difficult time processing that. But we cannot afford to have a president of the United States who attempts, as he did in the past, to upend the will of the voters in a free and fair election. ग़ज़ा से मुतालिक सवाल पर कमला हैरिस ने ग़ज़ा में जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर देते हुए कहा कि अब ग़ज़ा में जंगबंदी होनी चाहिए। इस पर ट्रंप ने कमला हैरिस पर तनक़ीद करते हुए कहा कि कमला हैरिस इसराइल से नफरत करती हैं। I said then, I say now. Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. I will always give Israel the ability to defend itself, in particular as it relates to Iran and any threat that Iran and its proxies pose to Israel. But we must have a 2-state solution where we can rebuild Gaza, where the Palestinians have security, self-determination, and the dignity they so rightly deserve. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. At the same time, in her own way, she hates the Arab population. ट्रंप और कमला हैरिस के पहले सदारती मुबाहिसे पर आलमी मीडिया कमला हैरिस की कारकर्दगी को ट्रंप से बेहतर करार दे रहा है। CNN के तज्ज़िये के मुताबिक कमला हैरिस ने इस मुबाहिसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की थी और हर सवाल के जवाब में वो एक ऐसी इश्तियाल अंगेज़ बात छेड़ देती थी जिससे ट्रंप भड़क जाते थे। कमला हैरिस पूरे मुबाहिसे के दौरान ट्रंप के लिए जाल बिछाती रहीं और ट्रंप हर मौके पर उसमें फंसते गए। मुबाहिसे के दौरान ट्रंप अक्सर कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। वो बार बार ऊंची आवाज़ में झूठे बयानात को सच साबित करने पर इसरार करते रहे। ट्रंप बार बार इस झूठ को दोहराते रहे कि 2020 के इंतखाबात में धांधली हुई थी। इसी तरह उन्होंने तारिकीन वतन की जानिब से पालतू जानवरों को खाने की एक साजिशी थियरी की बगैर सोचे समझे तौसीक कर दी। ट्रंप ने अबॉर्शन की हिमायत करने वाले डेमोक्रेट्स के बारे में भी झूठ बोला। इसी तरह BBC के तज्ज़िये के मुताबिक 90 मिनट के इस मुबाहिसे में कमला हैरिस ने साबिक सदर ट्रंप को ज़ाती हमलों से झंझोड़ डाला, जिससे सदारती मुबाहिसे के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। कमला हैरिस की जानिब से कैपिटल हिल पर हमले के दौरान ट्रंप के रद्द-ए-अमल, ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारान और उनके इंतखाबी रैलियों के साइज पर तनकीद ने उन्हें साबिक सदर पर बढ़तरी दिला दी। बहस के दौरान देखा गया कि कमला हैरिस ने अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर उनके माजी के इक़दामात और बयानात की बुनियाद पर शदीद तनकीद की, जिसके जवाब में ट्रंप ने कभी अपनी आवाज़ ऊँची की तो कभी सर हिला दिया। मंगल की रात को होने वाले इस मुबाहिसे का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये कमला हैरिस के हक़ में नजर आया। मुबाहिसे के बाद डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े हामी समझे जाने वाले अरबपति बिजनेसमैन और सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलन मस्क
जो शुरू से ही कमला हैरिस समेत डेमोक्रेसी पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के बहुत बड़े हामी हैं, उन्होंने भी मुबाहिसे में इशारतन कमला हैरिस की कारकर्दगी को बेहतर करार दिया। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में एलन मस्क ने लिखा कि कमला हैरिस की कारकर्दगी बहुत से लोगों की तवक्कात से बढ़कर थी। जबकि मुबाहिसे के बाद अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट, जिनके इंस्टाग्राम पर 28 करोड़ के करीब फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इंतखाबात में कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।